नमस्कार विद्यार्थियों। मादा पशुओं में बांझपन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ देखा हमने कि जो संक्रामक कारक है उनके बारे में चर्चा की हमने। जो संक्रमण के फलस्वरूप जो इनके अंदर समस्याएं बांझपन की पैदा होती हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे हमने कुछ वेनेरियल डिजीजेज, कुछ जननांगों के रोग तथा साथ ही कुछ हमने जो विभिन्न सिस्टमिक डिजीजेज होती हैं जिनकी वजह से भी मादा पशुओं में बांझपन की समस्या आती है, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि जो असंक्रामक कारक हैं बांझपन के वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हम देखेंगे, जो पहला हमने पढ़ा कि हार्मोनल कारक, हार्मोन्स की कमी की वजह से जो इनके अंदर जो मादा पशुओं के अंदर बांझपन की समस्या जो है वो पैदा हो जाती है, वो कौन कौन सी हैं। तो उसमें हमने देखा कि एनिस्ट्रस, सिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एलएच हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से एन ओवुलेशन, डिलेड ओवुलेशन, ये समस्याएं जो है वो पैदा होती हैं। तो आज हम पढ़ते हैं एनिस्ट्रस के बारे में। एनिस्ट्रस मदहीनता। एनिस्ट्रस मीन्स एब्सेंस ऑफ एस्ट्रस। सिंपल सी बात है, एनिस्ट्रस का मतलब है एब्सेंस ऑफ एस्ट्रस। एस्ट्रस की अनुपस्थिति यानी पशु का हीट में न आ पाना क्या कहलाता है? एनिस्ट्रस से कहलाता है। पशु का हीट में न आ पाना क्या कहलाता है? एनिस्ट्रस। सामान्यतः हम देखते हैं कि जैसे ही प्यूबर्टी की एज जब मादा पशु में आ जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है, मादा पशु में एक चक्र शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट्रस चक्र। लेकिन कुछ कारकों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से पशु जो है वो हीट में नहीं आ पाता है, और पशु जो है वो हीट में नहीं आएगा तो उसकी जो प्रजनन क्रिया है वो शुरू नहीं हो पाएगी, वो डिले होती जाती है, और इस प्रकार से प्रजनन की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है और बांझपन की समस्या पैदा होती है। तो पशुओं के अंदर बांझपन का ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण है। कौन सा? एनिस्ट्रस। एनिस्ट्रस की मादा पशुओं में प्यूबर्टी के पश्चात हीट में न आ पाना। ठीक है। अब इनके लिए थोड़ी सी अलग अलग टर्म्स होंगे, जैसे कि ये जो मैंने एक टर्म लिखी है कि हीट में, प्यूबर्टी के पश्चात हीट में नहीं आ पाना, इसको हम बोलेंगे प्यूबर्टल एनिस्ट्रस। यानी प्यूबर्टी के आसपास पशु जो है हीट में नहीं आ पा रहा है। पशु की प्यूबर्टी की एज, जो यौनारंभ की आयु है, जैसे हम बात करें जो विदेशी गोवंश हैं वो 18 महीने के अंदर उनमें प्यूबर्टी की एज आ जाती है, लेकिन ऐसा जो बछड़ी है वो 3 साल की हो चुकी है, 4 साल की हो चुकी है, लेकिन फिर भी हीट में नहीं आ पा रही है। प्यूबर्टल एनिस्ट्रस कहलाता है। ठीक है। प्यूबर्टी के पश्चात भी पशु हीट में नहीं आ पा रहा। एक दूसरा एनिस्ट्रस का प्रकार होगा कि कई बार क्या होता है, आप देखते हैं कि भाई ब्याने की क्रिया होती है, ब्याने की क्रिया के बाद हम देखते हैं कि 30 से 40 दिन के अंदर क्या हो जाता है, इन्वोल्यूशन, यूट्रस का इन्वोल्यूशन हो जाता है, और उसके पश्चात पशु क्या है, लगभग 1 से 2 महीने के मध्य पशु हीट में आ जाता है। ठीक है। यदि इन्वोल्यूशन जल्दी हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी आ जाता है, वरना लगभग 1.5 से 2 महीने के अंदर पशु जो वो हीट में आ जाता है। लेकिन पशु को ब्याए हुए 4 माह हो चुके हैं, 6 माह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, इसको क्या कहते हैं हम? पोस्ट पार्टम एनिस्ट्रस। पोस्ट पार्टम एनिस्ट्रस। ठीक है। और एनिस्ट्रस कब, किस स्थिति में हो सकता है? एक ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पशु हीट में एक बार आया, ठीक है, उसको हमने सर्विस करवा दी, मेटिंग करवा दी या नहीं करवाई, लेकिन उसके बाद में पशु जो है वो हीट में नहीं आया। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सर्विस के बाद, यानी पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस। तो एनिस्ट्रस की ये विभिन्न 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति तो क्या है? प्यूबर्टल एनिस्ट्रस, यानी प्यूबर्टी की आयु जो है ग्रहण करने के पश्चात भी, यहाँ पे हम गाय की बात करें, हीफर जो है वो हीट में
नहीं आ पाती, यानी उसका एक जो निश्चित जो आयु है वो हो चुकी है, ठीक है, उससे भी अबू हो चुकी है, उसका एक निश्चित बॉडी वेट भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पशु हीट में नहीं आ पा रहा है। दूसरा, पोस्टपार्टम यानी प्रसव के पश्चात कई दिनों तक, कई दिनों बाद भी, कई दिनों का मतलब कितना है कि लगभग 2 माह के पश्चात भी पशु जो है वो हीट में नहीं आ पा रहा है, हीट में नहीं आ पाना। प्रसव के पश्चात कई महीनों या कई दिनों बाद भी पशु का हीट में नहीं आ पाना, ये क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम एनिस्टस कहलाता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है पोस्ट सर्विस। ये क्या है? सर्विस, सर्विस यानी मेटिंग की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सर्विस। सर्विस या मेटिंग के पश्चात पशु का हीट में न आ पाना, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? पोस्ट सर्विस एनिस्टस, ठीक है। तो एनिस्टस की ये 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो कि प्यूबर्टी की एज हो गई उसकी, ठीक है, सारा बॉडी वेट उसका आ गया है, लेकिन उसके बाद में भी पशु हीट में नहीं आ रहा है, उसको हम प्यूबर्टल एनिस्टस बोल रहे हैं। यहाँ पे दूसरी क्रिया जो है पोस्टपार्टम एनिस्टस, यानी इसके पार्टम मीन्स पार्चुलेशन, पार्चुलेशन हो चुका है, उसके बाद में 1.5 से 2 माह के पश्चात पशु 1.5 से 2 माह के अंदर हीट में आ जाता है, लेकिन 4 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में भी पशु हीट में नहीं आ रहा है 4 से 6 माह पश्चात भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम एनिस्टस। और तीसरा है, हमने पशु हीट में आया, सर्विस करवा दी यानी मेटिंग करवा दी, नेचुरल या एआई जो है वो करवा दी, उसके पश्चात भी पशु जो है हीट में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि पशु गर्भित हो गया हो, लेकिन और भी कई कारण हो सकते हैं, बिना गर्भाधान के भी, उसके बावजूद भी, यानी गर्भित नहीं हुआ है उसके पश्चात भी पशु हीट में नहीं आ पाता, उसको हम बोलते हैं पोस्ट सर्विस एनिस्टस, ठीक है। अब इनका क्या कारण होता है, किस वजह से पशु हीट में नहीं आ पाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने 3 स्थितियां देखी, एक तो प्यूबर्टल एनिस्टस है, दूसरी जो स्थिति है वो है पोस्टपार्टम एनिस्टस, और तीसरी जो स्थिति है वो है पोस्ट सर्विस एनिस्टस। तीन स्थितियां हैं, प्यूबर्टी के बाद में नहीं आ पाना, पार्चुलेशन के पश्चात नहीं आ पाना, और तीसरा है सर्विस या मेटिंग के पश्चात हीट में नहीं आ पाना। अब देखिए प्यूबर्टल एनिस्टस, प्यूबर्टल जो एनिस्टस है, ये प्यूबर्टल एनिस्टस किन किन कारणों की वजह से होता है? तो इसमें जो सबसे पहला जो कारक है, इसका जो मुख्य जो सबसे पहला कारण है वो है पोषण कारक। प्यूबर्टल जो एनिस्टस है, यानी प्यूबर्टी के पश्चात एनिस्टस का सबसे मुख्य जो कारण है वो यही कारण है, पोषण कारक। पशु जो है वो पूर्णतया उसको पोषण नहीं मिल पाता, पोषक तत्वों की कमी होती है उसके पोषण में, आहार में पोषण तत्वों की कमी की वजह से क्या होता है, पशु दुर्बल रह जाता है, कमजोर रह जाता है, ठीक है। या कुछ जो विटामिन और कुछ लवण होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, जो कि प्रजनन में सहायक हैं, इनकी जो कमी रहती है, तो उस कारण से पशु जो है हीट में नहीं आ पाता। विटामिन और लवणों की कमी के कारण से पशु हीट में नहीं आ पाता है, और इन विटामिन, लवण और पोषक तत्वों की कमी से जो पशु के हार्मोन्स है, जो जनन हार्मोन है, वो प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, और इस वजह से पशु हीट में नहीं आ पाएगा। तो ये प्यूबर्टल एनिस्टस का सबसे इंपॉर्टेंट कारक यही है, पोषण कारक, ठीक है। दूसरा, पशु के शरीर में जो परजीवी हैं वो बहुत ज्यादा है, उच्च परजीवी भार। दूसरा जो है उच्च परजीवी भार, पशु शरीर के अंदर
परजीवियों की जो संख्या है वो बहुत ही अधिक मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। परजीवी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है। इस वजह से क्या होगा, पशु को जो आप पोषण देंगे वो पोषण किन को चला जाएगा, परजीवियों को, और वो पोषण जो है वो पशु को नहीं मिल पाता है। और इस स्थिति में पशु जो है वो एनिस्टस की स्थिति उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो मादा पशु में एनिस्टस की स्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि उच्च परजीवी भार होने के कारण। परजीवी भार उच्च होने की वजह से क्या होता है, पशु में उच्च परजीवी भार होने के कारण से पशु जो है वो पोषण जो है वो उसको पूर्णतया नहीं मिल पाता है। जो पोषण हम देंगे वो किसको जाएगा, इन परजीवियों को जाएगा, और इस वजह से पशु दुर्बल रहेगा, कमजोर रहेगा, उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी और पशु ईट में नहीं आ पाएगा। इसके अलावा कुछ आनुवांशिक कारक हो सकते हैं। आनुवांशिक कारक जो है वो हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से नहीं आ पाता है, या कुछ जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं, यानी कुछ जन्मजात विकृतियां, जन्मजात विकृतियां। इसमें हम जैसे बात करें कि जो अंडाशय है, अंडाशय उसका विकास नहीं होना या उसका अल्प विकास होना, हाइपोप्लेजिया या एप्लेजिया ऑफ ओवेरी। अंडाशय वो पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है। अंडाशय जब विकसित नहीं होगा तो ईस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से बढ़ेगा, फॉलिकल नहीं बढ़ेगी, ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बढ़ेगा और पशु हीट में नहीं आ पाएगा। यानी उसके जननांगों का विकास होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कई बार क्या होता है, ये जन्मजात विकृतियां जो है वो रहती हैं, उससे क्या होता है, जन्म जो अंग है, जनन अंग है, उनका पूर्णतः विकास नहीं हो पाता। और जननांगों में भी कौन सा, स्पेशली अंडाशय, उसका पूर्णतः विकास नहीं हो पाएगा। उसके अल्प विकास होने के कारण से क्या होता है, पशु हीट में नहीं आ पाता है, क्योंकि अंडाशय ही जो क्या बनाता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। ऐसी स्थिति में जो अंडाशय है वो बहुत ही अल्प विकसित रहता है और पशु हीट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसी जन्मजात विकृति के कारण से हो सकता है। एक आपने पढ़ा होगा जैसे फ्री मार्टिन, एक स्थिति होती है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन स्थिति क्या होती है, जब गोवंश के अंदर जब हम देखते हैं कि जब जुड़वा शिशु पैदा होते हैं, एक जो नर होगा एक मादा होगी, तो नर तो सामान्य रहता है लेकिन मादा जो होती है वो बंध्य होती है, वो हीट में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो जननांग है वो अनुपस्थित हैं या अल्प विकसित से रहते हैं। तो ये स्थिति कहलाती है फ्री मार्टिन। जब जुड़वा शिशु पैदा होते हैं उनमें जब एक नर और एक मादा होता है, तो नर तो सामान्य रहेगा लेकिन मादा जो है वो पशु हमेशा बंध्य होता है, बांझ होता है, तो उसमें भी एनिस्टस की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये प्यूबर्टल एनिस्टस के मुख्यतः कारक हैं कि भाई प्यूबर्टी के टाइम पे पशु हीट में क्यों नहीं आ पा रहा है, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो यही है, पोषण कारक। ठीक है, पोषण की कमी की वजह से ही सामान्यतः जो है हार्मोन वगैरह प्रॉपर नहीं बन पाएंगे और पशु हीट की एनिस्टस की स्थिति में रहेगा। ठीक है, दूसरा हम बात करें पोस्टपार्टम एनिस्टस। ब्याने के बाद में पशु हीट में प्रॉपर नहीं आ पाता है, और इसका जो मुख्य कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है लैक्टेशन स्ट्रेस। लैक्टेशन स्ट्रेस, लैक्टेशन स्ट्रेस का क्या तात्पर्य है कि जब पशु उच्च दुग्ध उत्पादन की क्षमता वाला होता है, ठीक है, ज्यादा दूध दे रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर के जो सारे पोषक तत्व हैं वो दुग्ध उत्पादन में काम में आते हैं। ठीक है, दूध के निर्माण में काम में आते हैं, और ऐसी स्थिति में पोषक तत्वों की उसके शरीर में थोड़ी कमी रहती है, और बाहर से आप उसको आहार दे रहे हैं, हालांकि उनके द्वारा पूर्ति हो रही है, लेकिन फिर भी दुग्ध उत्पादन अधिक होने की वजह से क्या होता है, उसके शरीर में जो पोषक तत्व हैं उनकी थोड़ी थोड़ी कमी सी ही रहती है, और उस वजह से उसका जो पूर्णतया जो शरीर का सारा पोषण वो कहाँ जा रहा है, दुग्ध उत्पादन में जा रहा है। तो वो पोषण हार्मोन के उत्पादन में या अन्य जो प्रजनन क्रिया के लिए है, पशु को हीट में लाने के लिए जो आवश्यक हार्मोन का संश्लेषण है, उनमें वो पोषण काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि सारा पोषण तो कहाँ जा रहा है, दुग्ध उत्पादन पे। तो इस वजह से, इस लैक्टेशन स्ट्रेस की वजह से भी पशु जब वो हीट में नहीं आ पाता है। तो ये एक ब्याने के बाद में जो पशु को
जो हीट में न आने का जो मुख्य कारण होता है वो यही है, लैक्टेशन स्ट्रेस। ठीक है। दूसरा वही पोषण की कमी। ब्याने के बाद में आप देखते हैं कि पशु में दुग्ध उत्पादन शुरू हो जाता है और उस समय पशु को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि दुग्ध उत्पादन की क्रिया सुचारू रूप से हो सके। और ब्याने के बाद में यदि पशु को पूर्णतया सही मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है तो सही समय पे इन्वोल्यूशन नहीं होगा और सही समय पे पशु हीट में नहीं आ पाएगा, एनिस्ट्रस की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। ठीक है। तो पोषण की कमी की वजह से भी पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस होने की संभावना जो वो रहती है। इसके अतिरिक्त तीसरा जो इसमें है, हीट डिटेक्शन ना कर पाना। कई बार आप देखते हैं जो पशुपालक हैं वो पशुओं से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं रहते हैं या बड़े जब हर्ड होते हैं तो उनके अंदर पशुओं की हीट को प्रॉपर डिटेक्ट ही नहीं कर पाते और ऐसा लगता है कि पशु हीट में आया ही नहीं। कई बार क्या जैसे साइलेंट हीट की अवस्था हो जाती है, गाय भैंसों के अंदर आप देखते हैं साइलेंट हीट बहुत अधिक होती है, तो उसमें पता नहीं लग पाता है कि पशु हीट में आया है या नहीं है। वो थोड़े बहुत लक्षण जो है वो प्रदर्शित करेगा साइलेंट हीट की अवस्था में, यानी थोड़े बहुत बाढ़ दे दिए, और वो क्या हो जाते हैं, अननोटिस्ड रहते हैं, उनको नोटिस पशुपालक नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर हीट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और उसको लगेगा कि पशु जो है वो हीट में आया ही नहीं है और ये एक प्रकार से एनिस्ट्रस की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है। तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है हीट डिटेक्शन, वो है उसका हीट डिटेक्शन को आसानी से नहीं कर पाना पशुपालक के द्वारा। क्योंकि साइलेंट हीट की स्थिति कई बार आ जाती है। तो पोस्टपार्टम जो एनिस्ट्रस है उसका एक मुख्य यह भी एक कारण है, साइलेंट हीट या हीट डिटेक्शन न हो पाना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो पोस्ट सर्विस यानी कि सर्विस या मैटिंग के पश्चात एनिस्ट्रस के क्या कारण हो सकते हैं। एक तो इसका ये कि भाई गर्भाधान की स्थिति हो गई होगी। ठीक है। पशु ने गर्भ धारण कर लिया होगा, गर्भ धारण हो जाने की वजह से कंसेप्शन हो जाने पर भी पशु हीट में नहीं आएगा। तो मैटिंग के बाद में या सर्विस के बाद में ये भी एक हो सकती है स्थिति कि पशु नहीं हीट में आने का कारण यही है कि पशु गर्भित हो गया, लेकिन गर्भ धारण नहीं हुआ है उसके बावजूद भी पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, तो उसके बहुत से कारक जो है वो हो सकते हैं। जैसे कि एक स्थिति आप देखेंगे पीसीएल। पीसीएल का मतलब क्या है, परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम। परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम यानी कार्पस ल्यूटियम का बने रहना। और कार्पस ल्यूटियम जब बना रहेगा तो ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता रहता है और प्रोजेस्टेरोन का एक लेवल अधिक रहेगा, अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन रहेगा, तो ऐसी स्थिति में पशु जो है वो दोबारा हीट में नहीं आएगा। प्रोजेस्टेरोन जब कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, तभी पशु हीट में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यदि प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि सीएल बनी हुई है। ठीक है। अन्यथा क्या होता है, हमने जैसे ईस्टर साइकिल में देखा था, ईस्टर चक्र में कि जब ईस्टर चक्र चलता है तो जैसे ही जो डाइस्टस अवस्था का जैसे 8वें 10वें दिन क्या होता है कि सीएल जो है वो रिग्रेस होना चालू हो जाती है। यदि गर्भ धारण नहीं हुआ है तो सीएल जो है वो रिग्रेस यानी नष्ट होना शुरू हो जाती है और सीएल के नष्ट होते ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा और पशु हीट में वापस आएगा। ठीक है। लेकिन यदि सीएल बनी रहती है अंडाशय के ऊपर तो ऐसी स्थिति में प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बना रहेगा। प्रोजेस्टेरोन का अधिक लेवल बने रहने की वजह से और दूसरे हार्मोन में कोई हलचल नहीं होगी और पशु हीट में नहीं आ पाएगा। तो ये पीसीएल की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है, तो उसकी वजह से भी एनिस्ट्रस की स्थिति पैदा हो जाती है। और पीसीएल आप देखते हैं जैसे बायोमेट्रा की स्थिति में हो जाता है, मम्मीफिकेशन, मैसीरेशन। यद्यपि इनमें तो क्या है कि मान लो पशु जो है वो ज्ञापन ठहर चुका है, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि फॉल्टी ए की वजह से या कोई संक्रमण है उस वजह से पशु में पायोमेट्रा की स्थिति पैदा हो जाती है और पायोमेट्रा की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम जो है वो बनी रहेगी
अंडाशय के ऊपर और पशु दोबारा हीट में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में भी पशु हीट में नहीं आ पाता है, इन संक्रमण की स्थितियों में भी। तो ये जो है पोस्ट सर्विस के मुख्य कारण है कि पोस्ट सर्विस यानी सर्विस के बाद में भी पशु हीट में क्यों नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सीएल जो है वो बनी हुई है उसके ऊपर, अंडाशय के ऊपर। ठीक है, अंडाशय के ऊपर सीएल बनी हुई है, इस वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने के कारण से पशु बाद में हीट में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये तीन मुख्य जो है कारक हैं, तीन मुख्य स्थितियां हैं जिनके ये कारक हैं जिनकी वजह से जो पशु हीट में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, यदि पशु गर्भित नहीं है तो हमने देखा कि जो पॉलीस्टस एनिमल है जैसे गाय है, उनके अंदर क्या होता है, पशु यदि गर्भित नहीं है तो हर 20-21 दिन पे वो क्या होते हैं, हीट में आते हैं। लेकिन इन कारण की वजह से और इन विभिन्न स्थितियों में पशु जो है हीट में नहीं आ पाते, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनिस्टस की स्थिति कहते हैं, यानी पशु हीट में नहीं आ पाता। तो अब हम क्या इनका उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एनिस्टस, उपचार क्या है एनिस्टस का उपचार। तो देखिए, हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो यही है कि पोषण की कमी, पोषण कम होगा, पोषक तत्व कम होंगे शरीर के अंदर, हार्मोन्स, विटामिन इनकी कमी की वजह से पशु के जो विटामिन और लवण की वजह से पशु शरीर के जो मादा जनन के हार्मोन है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बढ़ पाते, और जब हार्मोन नहीं बढ़ेंगे तो पशु हीट में आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो हार्मोन्स के निर्माण के लिए उसका पोषण जो है वो सही होना चाहिए, पोषण दे देंगे। लेकिन कई बार क्या है कि इसके शरीर के अंदर क्या है, पेट के अंदर अंतर परजीवी है। ठीक है, अंतर परजीवी होने की वजह से उसको जितना भी पोषण दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वो पोषण कौन ग्रहण कर रहे हैं, उनका चूषण कौन कर रहा है, परजीवी। और परजीवी अपना पोषण करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, अपना आकार बढ़ा रहे हैं, लेकिन पशु को तो पोषक तत्व मिल ही नहीं रहे और उनमें पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। तो सबसे पहला अपने को काम क्या करना है कि परजीवी भार को हटाना है, यानी जो अंतर परजीवी भार है उसको हटाना, और उसके लिए हम जो विभिन्न एंथेल्मेंटिक ड्रग्स हैं, जो कृमिनाशक जो ड्रग है वो हम उनको देते हैं। तो ये एंथेल्मेंटिक जो औषधियां हैं वो उनको दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के जो कृमि हैं उनका नाश हो जाता है, और कृमियों के नाश होने की वजह से पशु को जो पोषण हम देंगे अब कहाँ जाएगा, पशु के शरीर में जाएगा। अन्यथा कहाँ, कौन इनका शोषण कर रहे थे, जो परजीवी हैं अंतर परजीवी, वो इनका शोषण कर रहे थे। तो पहला आपने इसको परजीवी भार को हटा दिया। दूसरा आपको क्या काम करना है कि पशु के पोषण स्तर में सुधार करना है। यदि पोषक तत्वों की कमी लग रही है तो उन पोषक तत्वों को एक संतुलित मात्रा में पशु को देना है, और उसके आहार को संतुलित आहार जो है वो बनाना है। ठीक है, तो एक संतुलित आहार जो है पशु को देना है। संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व जो है वो उसके संतुलित मात्रा में, उसकी जो शरीर की आवश्यकता है, शरीर भार की आवश्यकता अनुसार जो है वो पोषक तत्व उनको दिए जाते हैं। तो पोषण स्तर में सुधार करना है, और स्पेसिफिक जो विटामिन और जो मिनरल्स हैं, इन पोषक तत्वों पे विशिष्ट ध्यान देना है, क्योंकि इनकी बहुत ही अल्प मात्रा की हालांकि शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन वो अल्प मात्रा यदि नहीं मिलती है तो हार्मोन का उत्पादन है वो प्रभावित होता है, और हार्मोन का उत्पादन प्रभावित होते ही क्या होता है, एनिस्टस की स्थिति जो है वो पैदा होती है। सिंपल सी बात है। तो विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो मुख्यतः जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन पोषक तत्वों की उपस्थिति आहार के अंदर, इस संतुलित आहार में होनी चाहिए। और जैसे अभी मैंने आपको बताया था, विटामिन ए, विटामिन डी, ये जो विटामिन हैं ये विटामिन मुख्यतया प्रजनन में सहायक होते हैं। सॉरी, विटामिन ए और विटामिन ई,
विटामिन ए और विटामिन ई ये मुख्यतः प्रजनन में सहायक होते हैं। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत है हरा चारा। हरा चारा जो है उसमें कैरोटीन होता है। कैरोटीन वर्णक से ही एक कैरोटीन वर्णक के अणु से 2 अणु विटामिन ए का निर्माण होता है। इसीलिए हमें पशु को हरा चारा जो है वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध करवाना चाहिए और पूरे वर्ष भर के लिए, ताकि जो विटामिन हैं उनकी मात्रा जो है उसको पूर्णतया प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं जैसे कॉपर, कोबाल्ट। ठीक है। ये मुख्यतः ये भी प्रजनन के अंतर्गत मुख्य भूमिका जो है वो निभाते हैं और इनकी मात्रा भी एक उचित मात्रा, संतुलित मात्रा पशु आहार में होनी अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो पहला काम एनिस्टस की स्थिति में आपको यही करना है। आगे हम बाद की बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका पोषण स्तर जो है उसको सही लाना है। हमें पोषण स्तर को सुधारने के लिए पहले तो यदि उसके शरीर में कोई परजीवी हैं तो उनके लिए हम उसको एंथेलमेंटिक जो औषधियाँ जैसे पेनबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ये विभिन्न जो औषधियाँ हैं, ये विभिन्न औषधियाँ जो है वो उसको दी जाती हैं। इनकी वजह से क्या होगा, जो शरीर के अंदर परजीवी हैं वो हट जाते हैं। यदि बाह्य परजीवी हैं तो उनका भी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, खून चूसते रहते हैं और पोषण की कमी पैदा करते हैं। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो भी अंतर या बाह्य परजीवी हैं उनको शरीर से हटाना सबसे मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम जो पोषण दें वो पोषण पशु शरीर को लगे। दूसरा, उसका जो पोषण, जो आहार हम उसको दे रहे हैं उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व और सही मात्रा में होने बहुत ही आवश्यक है। यदि उनकी किसी प्रकार की कमी होती है जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, ये जो है प्रजनन में बहुत ही आवश्यक विटामिन हैं। ये दोनों विटामिन प्रजनन की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक है। यदि इनकी कमी पैदा होती है तो पशु हीट में प्रॉपर नहीं आ पाता है, उसके हार्मोनों की अनियमितता हो जाती है। ठीक है। और इसीलिए हमें क्या है, संतुलित आहार के साथ साथ हमें विटामिन एंड मिनरल मिक्सचर जो है ये इसको साथ में पर डे 50 ग्राम ये हमेशा उपलब्ध उसको करवाना चाहिए। विटामिन और मिनरल का जो मिक्सचर है वो मुख्यतः उसको देना चाहिए और आहार जो है वो एक संतुलित आहार जो है उसको प्रोवाइड करवाना चाहिए, ताकि उसके शरीर के जो पोषक तत्व हैं वो एक नियमित मात्रा में बने हुए रहे। ठीक है। तो पहला उपचार ये करना आपको कि उसकी एंथेलमेंटिक ड्रग के द्वारा आपको, एंथेलमेंटिक औषधि के द्वारा आपको उसकी डीवर्मिंग करवा देनी है। और दूसरा, उसको पोषण स्तर है उसका सुधार करना है, पशु को हरा चारा अच्छी मात्रा में उपलब्ध करवाना है। ठीक है। और साथ ही साथ उसको हम जैसे अंकुरित जो अनाज है वो उसको दे सकते हैं। अंकुरित अनाज भी विटामिन के प्रचुर स्रोत होते हैं, तो ये उनको पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ मिनरल मिक्सचर हैं वो भी उसके आहार में पर डे 30 से 50 ग्राम उसको देना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखें कि कुछ औषधियाँ हैं जो कि काम में ली जाती हैं पशु को हीट में लाने के लिए। ठीक है। तो इसमें औषधीय जो उपचार है उसमें हम जब देखें तो एक तो क्लोमिफेन सिट्रेट, ये एक एंटीप्रोजेस्टिन ड्रग है और ये दी जाती है लगातार 3 से 5 दिनों के लिए। तो इससे भी पशु जो है वो हीट में आ जाता है। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे क्लोमिन के आजकल किट मिलते हैं। ठीक है। क्लोमिन किट्स जो एक 3 टैबलेट आएंगी, 2 तो ब्लू कलर में होंगी, एक वाइट कलर की होगी। ये ब्लू कलर वाली क्या है, कॉपर और कोबाल्ट। ये कॉपर कोबाल्ट पहले दिए जाती हैं, टैबलेट्स पहले दी जाती हैं, ताकि जो रूमिनल जो फिशर है एक प्रकार से, मतलब इसोफेजियल जो ग्रूव है रूमन को जाने वाली, उसको ये कुछ समय के लिए क्या कर देती है, बंद कर देती है। बाद में हम 15-20 मिनट बाद में ये जो
बीच वाली टैबलेट है जो कि क्लोमिफेन सिट्रेट की, ये देते हैं तो ये सीधा आगे आहार नाल में जाएगी, ओमेजम एबोमेजम में वहाँ पे जाती है और इस औषधि का जो है अपना प्रभाव जो है वो छोड़ती है और पशु 3 से 5 दिन तक देने के दौरान पशु हीट में आ जाता है। तो ये क्लोमिफेन सिट्रेट जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ हैं जो प्राजना, संजना, ये भी बोलस हैं जो कि पशु को 3 से 5 दिनों के लिए दिए जाते हैं। इनमें भी पशु जब वो हीट में आ जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न कुछ औषधियाँ जो ओरली पशु को दी जाती हैं जिनकी वजह से पशु जो है वो हीट में आ जाता है। अब हम देखते हैं कुछ हार्मोनल उपचार। हार्मोनल उपचार, अब देखो हार्मोनल उपचार पढ़ने से पहले ये ओवेरी है, ये हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? जीएनआरएच। कौन सा होगा? जीएनआरएच। और ये किसको सिक्रीट करवाएगा? एफएसएच को। और एफएसएच क्या करवाएगी? फॉलिकल का निर्माण कराएगी और ये फॉलिकल से कौन सा हार्मोन बनेगा? ईस्ट्रोजन। फॉलिकल से कौन सा हार्मोन बनेगा? ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन बनता है, यही पशु को हीट में लाने में कारगर होता है। यही ईस्ट्रोजन ही पशु को ईस्ट्रस में या हीट में लाता है। तो अब इन तीनों हार्मोनों में से कोई सा भी आप एक देंगे तो पशु हीट में आ जाएगा। यानी कौन सा हार्मोन दे सकते हैं आप? जीएनआरएच हार्मोन का इंजेक्शन लगा सकते हैं या एफएसएच का इंजेक्शन लगा सकते हैं और या ईस्ट्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं। ये तीनों इंजेक्शन जो है वो तीनों हार्मोनों के हम लगा सकते हैं। ठीक है, या तो जीएनआरएच देंगे तो वो एफएसएच सिक्रीट करेगा, एफएसएच फॉलिकल निर्माण को प्रेरित करेगा। ठीक है, जीएनआरएच जो मिलता है अपने को बुस्रेलिन एसीटेट, ये इसकी सिंथेटिक फॉर्म है, इसमें हमें मिलता है। तो हम 2.5 to 5 ml आईवी उसको देते हैं। ठीक है, उससे भी पशु क्या हीट में आ जाता है। इसके अलावा हम एफएसएच हार्मोन भी दे सकते हैं। एफएसएच हार्मोन जो है हम बात करें, जैसे ट्रेड नेम इसका जो है फॉलीगॉन नाम से आता है और 1503,000 इंटरनेशनल नीड जो है हम इसको दे सकते हैं। ये भी आईवी इसको पशु को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हार्मोन्स जो हैं वो अपनी क्रिया करेंगे और पशु को हीट में लाएंगे। या फिर हम ईस्ट्रोजन हार्मोन के जो इंजेक्शन है तो इसमें जो नेचुरल या सिंथेटिक फॉर्म में जो है, जैसे ईस्ट्रोजन वेलेरेट है वो दे सकते हैं, या सिंथेटिक फॉर्म का जो डाईइथाइल स्टिल्बेस्टेरोल है, डाईइथाइल स्टिल्बेस्टेरोल, इसका इंजेक्शन जो है वो दिया जा सकता है तो पशु हीट में आ जाता है। ठीक है, तो इन हार्मोन्स के उपचार के द्वारा भी पशु को हीट में लाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे ये ओवेरी के ऊपर मान लो सीएल बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सीएल बनी हुई है। पशु एक बार हीट में आया, सीएल बन गई और पीसीएल की स्थिति पैदा हो गई। कौन सी? पीसीएल। तो अगर सीएल बनी हुई है तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा? उस स्थिति में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम करने के लिए हमें सीएल को नष्ट करना पड़ेगा और सीएल नष्ट करने के लिए हम कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन देंगे? PGF2 अल्फा। ये उसी स्थिति में दे रहे हैं जब कब हो? जब पीसीएल की स्थिति हो। कैसी स्थिति हो? पीसीएल की स्थिति जब होती है तब हम क्या करते हैं? PGF2 अल्फा हार्मोन का इंजेक्शन जो है वो देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक जो है हम और थेरेपी जो है वो अपना सकते हैं, वो है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं? 7 से 8 दिनों तक हम प्रोजेस्टेरोन देते हैं। ठीक है,
पशु को प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, या तो इंजेक्टेबल फॉर्म में या इम्प्लांट के रूप में प्रोजेस्टेरोन रखते हैं हम। और उसके बाद में उस इंजेक्शन को बंद कर दिया जाता है, यानी प्रोजेस्टेरोन को एकदम बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, पशु 2 या 3 दिनों के अंदर हीट में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन थेरेपी में या तो इंजेक्शन जो है प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन है वो लगभग 8 दिनों तक लगातार दिए जाते हैं, और उसके पश्चात जो है प्रोजेस्टेरोन को बंद कर दिया जाता है। और इससे क्या होगा, पशु जो है वो हीट में आ जाएगा। उसके लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर पशु है वो हीट में आ जाता है। प्रोजेस्टेरोन थेरेपी है, ठीक है। या इसके अलावा हम प्रोजेस्टेरोन के इम्प्लांट है वो डाल सकते हैं, जैसे प्रिड है, प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग, इंट्रा वेजाइनल डिवाइस, या CIDR, CIDR, कंट्रोल्ड इंट्रावेजाइनल ड्रग रिलीज। इनमें क्या होता है, धीरे धीरे इनको वेजाइना के अंदर छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन वहां से रिलीज होता रहता है। इनके ऊपर जो प्रोजेस्टेरोन लगा होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। और जैसे ही हमें 8 दिन बाद में उस इम्प्लांट को निकालना होता है, उसको खींचकर निकाल लिया जाता है, और पशु जो है उसके 2 या 3 दिनों के बाद में पशु हीट में आ जाता है। तो ये भी जो है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी भी है, बहुत ही अधिक उपयोग में ली जाती है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, और इसकी सहायता से भी पशु को हीट में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखो ऑलमोस्ट सभी हार्मोन जो है FSH, GnRH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन, लगभग सभी हार्मोन हम काम में ले रहे हैं। लेकिन उनको कहाँ पे काम में लेना है ये हमने देखा। जैसे PCL की स्थिति है तब आपको क्या है PGF12 ही काम में लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम GnRH भी काम में ले सकते हैं, FSH काम में ले सकते हैं, ईस्ट्रोजन काम में ले सकते हैं, या प्रोजेस्टेरोन की थेरेपी है ये भी काम में ली जा सकती है, ठीक है। तो ये पशु को हीट में लाने के लिए उपचार किए जाते हैं, यानी एनिस्टस को खत्म करने के लिए, एनिस्टस के उपचार के लिए ये हार्मोन्स हम प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके इसका उपचार। धन्यवाद दोस्तों।